इस चीज को समझने के लिए पहले तो हिस्ट्री समझनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पे जो हमारे यूजुअल सस्पेक्ट हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे ट्विटर वाले हों, वो जबरदस्ती उछल कूद मचा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान किसी में काबिलियत इतनी नहीं है कि वो इतिहास में जाके देखें। आज जो भी हो रहा है ये सब 1978 1982 में भी हुआ था धीरूभाई अंबानी के साथ, और उस टाइम बियर कार्टेल थी कोलकाता का। लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूं। पहले हमें समझना होगा कि अडानी क्या है, बिजनेस क्या है, और उसका सिग्निफिकेंस भारत के संदर्भ में क्या है। जब तक हम ये चीजें नहीं समझेंगे हम अटैक को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप इतिहास की किताबें उठा के देखें तो आप पाएंगे कि सबसे प्राचीन सभ्यता दुनिया भर में सनातन सभ्यता रही है। और पहले सिंधु नदी, आपने सुना होगा, सिंधु नदी सभ्यता। यानी कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले जब इंसान बसना शुरू हुआ तो नदी के किनारे बसा। इसीलिए सबसे पुराने शहर नदी के किनारे पाए जाते हैं, चाहे जैसे कि काशी, बनारस। ठीक है ना। समय बदला, लोग आपस में ट्रेड, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य या कह लो किंगडम से अपने राजपाट का सौदा करते थे, व्यापार करते थे। जब ये राज्य बढ़े तो भारत की सीमा भी पार करी गई, और उसके बाद जो शहर बसे वो समंदर के किनारे बसे। मेनलैंड में, हिंटरलैंड में कभी ऐसा नहीं हुआ। शहर बसने का इतिहास बहुत कम है, ज्यादातर इतिहास। और यहां पर यह बताना जरूरी है, यही एक सभ्यता का कारण, और या क्या व्यापार का कारण या इकोनॉमी का कारण है, कि जिसको मैं सनातन इकोनॉमी बोलता हूं। यही कारण है कि मोदी सरकार ने नदियों में जान फूंकने की कोशिश करेगी, ताकि वो व्यापार का माध्यम बने और समंदर से जुड़े और समंदर से आगे जाएं। लेकिन ये हिंट देना जरूरी है समझने के लिए कि समंदर जरूरी क्यों है ट्रेड बॉर्डर के लिए। अब मैं बहुत संक्षिप्त में बात कर रहा हूं, डिटेल ज्यादा नहीं जा रहा मैं। भारत में अब तक 2014 तक भारत रहा एक इंपोर्ट इकोनॉमी। हमारा लगभग 98% इंपोर्ट चाइना से आता था, चाहे वो दिवाली की झालर हो, दिवाली के दिए हो, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां हो, कपड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, दवाइयों का एपीआई हो, ये सारा चाइना से आता था। और धीरे धीरे आज चाइना का हमने जो व्यापार है वो रिड्यूस करके लगभग 66% पे हम ले आए। एक दिन में तो सब होगा नहीं, क्योंकि डिपेंडेंसी है और समय के साथ। तो नेचुरल है, नुकसान किसका हुआ? नुकसान चाइना का हुआ। अब जब हम बात करते हैं कि नुकसान चाइना का हुआ और भारत का क्यों हुआ, आपको याद होगी जब मोदी जी ने बोला था कि मेड इन इंडिया, तो बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाई थी, जुमला बनाया था। और मेड इन इंडिया का मतलब यह था कि हम भारत में प्रोड्यूस करें सामान को, चाहे वो गाड़ियां हो, फोन हो, लघु उद्योग हो, एमएसएमई सेक्टर हो, जो भी है, हम भारत में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लाएं। और उसका मूल कारण यह था कि हमें भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि सारा माल आप खा जाओगे, भारत में कंज्यूम होगा, लेकिन हम दुनिया के लिए बनाना चाहते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि हमारी फूड बास्केट दुनिया की सबसे बड़ी फूड बास्केट बन गई। हम दुनिया में, चलो वैक्सीन तो आप हवाई जहाज से उड़ा लोगे, लेकिन मिलियन टन अनाज तो प्लेन से नहीं जाएगा, वो तो शिप से जाएगा। गाड़ियां बनाओगे, दुनिया भर में बेचोगे, शिप से जाएगा। और जो भी प्रोडक्शन है, मशीनरी हो, इंजीनियरिंग हो, एयरक्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हो, दुनिया भर की चीजें हैं जो शिप से पोर्ट होती है। अब भारत के पास एक पोर्ट था, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, टिपिकल हर चीज नेहरू जी के नाम पे। आज अडानी के पास
13 पोर्ट हैं भारत में, मैं केवल भारत की बात कर रहा हूं अभी। 13 पोर्ट, लगभग 13 पोर्ट हैं जो कि आपके गुजरात से शुरू होते हैं और बंगाल तक जाते हैं नीचे, मतलब ऐसे पूरा सर्किल ऐसे करके पूरा बंगाल तक जाता है। तो जितने कोस्टल बेल्ट है उस पे उनके पोर्ट्स हैं। अब नेचुरल है, मेक इन इंडिया जब आप एक कॉल देते हैं तो मेक इन इंडिया की केवल एक जुमला नहीं है बल्कि एक पूरी सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन क्या है? माल आएगा, रॉ मटेरियल भी आप खरीदोगे। रॉ मटेरियल किस फॉर्म में आएगा? जैसे मान लीजिए आप कोल ला रहे हैं, ठीक है, पावर जनरेशन के लिए। आज भी भारत में 65% पावर जनरेट जो है कोल से होती है। तो आप कोल ला रहे हैं, ये तो आने का हो गया। फिर जा रहे हैं, जहां जहां सामान बन रहा है वहां से वो बाहर भी जा रहा है। अडानी ने जब भारत मेक इन इंडिया की कॉल हुई तो अडानी बुलिश हो गए पोर्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट है। भाई जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो आप माल बेचोगे और माल शिप से जाएगा, तो आपको पोर्ट चाहिए। अब पहले ये होता था, सरकार पीपीपी मॉडल पे पोर्ट बनाती थी। पीपीपी मॉडल क्या होता है कि जमीन सरकार की और उस पे पोर्ट ऑपरेटर प्लेयर होते थे, चाहे वो अडानी हो, चाहे एसआर हो, चाहे और हो। जैसे जेएनपीटी पे, जेएनपीटी की जमीन सरकार की है, लेकिन उस जितना भी पोर्ट बनाया है वो 5 शिपिंग कंपनियों ने बनाया हुआ है, एक का नहीं है। केवल अडानी वहां पर नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लो आपको कोई भी मॉडिफिकेशन, आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। तो अगर आपको पोर्ट डेवलप करना है या पोर्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, आपको कोई नई क्रेन लगानी है या नया रोड बनानी है, ट्रैक बनाना है, तो आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। बाबुओं के तरफ फाइल चलेगी, हाथ गर्म होंगे, हथेलियां गर्म होंगी, और वो 2-2.5 महीने लगेंगे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने में। उसके बाद आपको टेंडर प्रोसेस करना है। टेंडर में आपके 2-3 महीने लग गए, फिर टेंडर अवार्ड होगा, फिर उसके ऊपर काम होगा, तो आपके गए 7-8 महीने। आज के टाइम में 7-8 महीने किसी के पास नहीं है। अगर आप 7-8 महीने लगाते हैं तो आपका व्यापार ठप, आपका पोर्ट ठप। इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि जैसे जैसे आने वाले समय में शिपिंग लाइंस, जो वर्ल्ड की बिगेस्ट शिपिंग लाइंस हैं, वो अपने वेसल बड़े से बड़े करते चले जा रहे हैं। लंबे वेसल हैं, ऊंचे वेसल हैं, गहरे वेसल हैं, और ज्यादा लोड कैपेसिटी कैरिंग वेसल हैं। तो जो सबसे बड़ा वेसल है आज की डेट में, अब मुझे डायमेंशन याद नहीं है लेकिन शायद 160 मीटर ऐसा करके है, उस वेसल का 10% हिस्सा हमेशा पानी में रहता है, तभी वो फ्लोट करेगा। जितना बड़ा वेसल होगा उतना पानी में अंदर जाएगा, वो पानी के अंदर रहेगा, ठीक है ना। 10% उस हिसाब से रहेगा। अब जो पोर्ट है, जब नए पोर्ट आते हैं, जब नए शिप्स आते हैं मार्केट में और नए शिपिंग लाइन, तो वो उन पोर्टों में जाती है जहां पर वो शिप डॉक कर सकें, यानी पानी की डेप्थ उतनी हो। आपको बिलीव नहीं होगा, जेएनपीटी सरकारी पोर्ट है लेकिन उसकी डेप्थ 12.5 मीटर की है। और जो सबसे बड़ा शिप आज की डेट में डॉक होता है भारत में, उसकी डेप्थ, उसकी जो मतलब जिस पोर्ट पे वो डेप्थ होता है, उस पोर्ट की डेप्थ कम से कम 14 मीटर होनी चाहिए। अच्छा, वो जेएनपीटी में नहीं आ सकता। अडानी ने क्या करा, और 16 मीटर डेप्थ का मतलब यह हुआ कि वहां बड़े से बड़ा आज की डेट का कोई भी शिप आके लग सकता है। दूसरी बात, डेप्थ कैसे बढ़ती है? ड्रेजिंग से। अगर आपको सरकारी पोर्ट पे ड्रेजिंग करनी है तो सरकार से परमिशन लेनी है, वही प्रोसेस, ड्रेजिंग कंपनी हायर करो, टेंडर निकालो। आपको जान के हैरानी होगी, और एक ड्रेजिंग शिप, जो शिप वर्ड इसलिए कह रहा हूं लोगों की समझ में आए, जो ड्रेजिंग वेसल है, एक ड्रेजिंग वेसल की कॉस्ट लगभग 300 से 400 मिलियन डॉलर होती है। आपको विश्वास नहीं होगा, अडानी के पास 33 हैं। यानी अगर उनके किसी पोर्ट की रिक्वायरमेंट 14 मीटर डेप्थ की है तो वो विद इन फ्यू डेज ड्रेजिंग करके उसको बड़े शिप के लिए रेडी कर सकते हैं, उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी इसका अर्थ यह हुआ
कि हमारी पोर्ट जो है वो डायनेमिक नेचर की है, जैसी मार्केट रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से पोर्ट अवेलेबल होंगी। अब मेक इन इंडिया की सप्लाई चेन समझते हैं। मेक सप्लाई चेन है, आपने सामान बनाया, सामान की पैकिंग कंटेनर में होगी, कंटेनर आपके पास लिमिटेड है, तो आपने कंटेनर बनाने के लिए कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित किया जो बना रही हैं। कंटेनर शिप रोड या रेल नेटवर्क से पोर्ट तक जाएंगे, पोर्ट पे जाके वो शिप पे लोड होंगे और उसके बाद में आपकी जर्नी क्लियर करेंगे। जेएनपीटी आज भी पेपर वर्क होता है, यानी सारी क्लियरेंस पेपर होती है जिससे नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब कोई शिप डॉक करता है, जेएनपीटी का अगर एग्जांपल लें तो जेएनपीटी पे एक शिप का टर्न अराउंड टाइम 3 दिन है। 3 दिन मतलब हुआ, टर्न अराउंड टाइम का मतलब हुआ शिप आया, अनलोड करा, लोड करा और वापस गया। ये टर्न अराउंड टाइम है 3 दिन का। अडानी पोर्ट पे यही टर्न अराउंड टाइम है 0.8 डेज का। 8 घंटे से 12 घंटे के अंदर टर्न अराउंड टाइम है। तो आप लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई ना। तो अडानी पोर्ट बिकम्स वेरी क्रिटिकल इन द सप्लाई चेन। अब अडानी ने क्या काम करा है? अडानी ने ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट भी लिया है, अडानी ने केरल का पोर्ट भी लिया है, अडानी ने कल इजराइल के पोर्ट का उद्घाटन करा, ओनरशिप ली है, अडानी ने स्विस कैनाल में जमीन ली है जो मिली है उनको इजिप्ट गवर्नमेंट से, अभी जो ऑफर हुई है और अभी मिली है। अगर आप दुनिया का मैप उठा के देखें और भारत के पोर्ट से यूरोप और अमेरिका के लिए रास्ता दे, स्विस कैनाल बोटलनेक है। आज उस कैनाल ओन करते हैं, यानी अडानी ओन करते हैं। तो ये जो मेड इन इंडिया की जो चेन बनी, ये फ्यूचरिस्टिक चेन है। ये भारत को व्यापार जगत में बहुत ऊंचा स्थान दिलाएगी, चाइना से कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि चाइना से माल जब यूरोप जाएगा तो रास्ता लंबा होगा भले ही, लेकिन जब वो गुजरात पोर्ट से या मुंबई पोर्ट से जाएगा तो वो रास्ता छोटा होगा, काफी छोटा होगा। कॉस्ट में फर्क पड़ा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर करो तो वेयर द मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। अब ये सब होने के बाद, अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं पेपरलेस का और पेपर का। जैसे मैंने बोला जेएनपीटी पेपर ड्रिवन पोर्ट है, अडानी पोर्ट एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन देता है बिना किसी पेपर के। कैसे? मान लीजिए जमशेदपुर स्टील प्लांट जो टाटा का है, उसने ऑर्डर करा कि मुझे 100 मिलियन टन या जो भी फिगर लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए 1000 टन कोल चाहिए हमें। आपने कोल लिया ऑस्ट्रेलिया में, आपके पास क्वींस में, ठीक है ना, ईस्ट कोस्ट पे है, वहां पर अडानी का एक पोर्ट है माइन के बाजू में। अडानी का जब परचेज ऑर्डर आया जमशेदपुर स्टील प्लांट से, ऑन पेपर अप्रूवल, मतलब सिस्टम में अप्रूव हुआ, आगे गया, कोल ड्रेजिंग हुई, कोल निकाला गया, 1000 टन कोल। अब 1000 टन कोल को अडानी के पोर्ट को भेजना है। कैसे भेजोगे? रोड से या रेल से? जो क्वींस में माइंस हैं और जो उस तरफ का ईस्ट का पोर्ट है, उसके बीच में जो रेल नेटवर्क है ना, उसमें अडानी का ज्वाइंट वेंचर है। यानी कोल से, माइन से कोल निकला, ट्रेन के वैगन्स में लोड हुआ, सीधा अडानी के पोर्ट पे पहुंचा, लोड हुआ, क्लियरेंस हुई, जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है गवर्नमेंट की, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो चाहे इंडियन हो, वो क्लियरेंस ऑन सिस्टम हुई और वो शिप चला, आपका डॉक करता है भारत के क्लोजेस्ट पॉसिबल पोर्ट पे जहां पर वो शिप जा सकता है। वहां से ट्रक में या रेल के माध्यम से, या जैसे भारतीय रेल अपने वैगन्स देती हैं किराए पे, वो पूरी ट्रेन देती हैं, उस पे लोड करके और जमशेदपुर स्टील प्लांट पहुंच गया। पेपरलेस, सेव ऑफ टाइम,
लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बिजली का वो कम हुआ। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो कॉस्ट ऑफ कमर्शियल बिजली सेल भी कम होगी। बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ बिजली सेल कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड भी कम होगी। भाई इट इज ए एक्सपेंस। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई भी सामान का कम हुआ और उसके बाद फिर अडानी ने टू एंड सोल्यूशन दिया उसको पोर्ट और मार्केट तक ले जाने का, चाहे वो अमेरिकन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, कोई भी, जो बॉटल लेके उसने रिमूव करा, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होगी, तो नुकसान किसका होगा? चाइना। आगे बात समझ। तो हिडेनबर्ग रिपोर्ट के पीछे पूरी तरह से चाइना का हाथ है। और जब हम चाइना बोलते हैं तो आपको पता है भारत में कौन लोग मुस्कुराते हैं चाइना के नाम से? हाँ, मतलब एक जो जाके चाउमीन खाते हैं एम्बेसी में, वो सबसे ज्यादा खुश। आप लोगों को याद होगा आज से मैंने लिखा था कि अगला अटैक भारत में टूल किट का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? रोड है, रेल है, शिपिंग है। अडानी तीनों जगह है। अगर आपने भारत की शिपिंग कॉस्ट बढ़ा दी या आपने भारत की शिपिंग पोर्ट डेवलपमेंट रोक दिया तो आपने भारत की मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दी। चाइना का बेनिफिट हुआ। तो शिपिंग पोर्ट को, अगर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अब आपको समझ में आई पोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब अगर आपने पोर्ट रोक दिया तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग तो गई, तो अडानी के ऊपर अटैक नहीं होगा और क्या होगा? अब आते हैं हिडेनबर्ग रिपोर्ट पे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 2017 में बनी ये हिडेनबर्ग रिसर्च करके जो कंपनी है। 5 एम्प्लॉइज थे 2020 में, अब शायद 7 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस, अमेरिकन गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इन पे। इन्होंने वेलमॉन्ट या वेल्टन ऐसे करके कोई कंपनी है, WELL से शुरू होती है, उसको भी इन्होंने इसी तरह रूप में गिराया था। अब दूसरी बात करते हैं। तो ये तो हो गया हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा। अब जब हम हिडेनबर्ग कहते हैं तो एक पत्रकार जिनको अभी लात मार के बाहर निकाला गया है एक चैनल से, वो 1 महीने लिए अमेरिका गए थे। उस 1 महीने के अमेरिका विजिट में ये 7 बार हिडेनबर्ग की ऑफिस गए और कोई भी मीटिंग 2 घंटे से कम में नहीं हुई ऑन एन एवरेज। तो 7 कंपनियों की एक रिसर्च फर्म जिसका दुनिया में कहीं बेस नहीं है, आप भारत की रिसर्च कर रहे हो बिना भारत में कदम रखे। आप वहां क्या करने गए थे? अच्छा, जो चैनल ने लात मार के निकाला है, लात किसने मारी है? अडानी है। ठीक है ना? तो अडानी ने ही लात मारी है, वहीं से बेरोजगार हुए हैं। तो जैसे हमारी एक क्रांतिकारी पत्रकार हैं पद्म विभूषण, जो आजकल खेत में बैठ के फ्रेश होती हैं इलेक्शन के टाइम में, इनका नंबर भी उधर आ गया। अभी एक और भी कल ने करा है रिजाइन। तो हिट जॉब किसके ऊपर होगी? अडानी पे होगी ना। ये वही हिट जॉब है। अब आते हैं शेयर्स पे। आपके पास अडानी के 100 शेयर हैं, मेरे पास भी 100 शेयर हैं। मेरे को शेयर बेचने नहीं, आपको भी नहीं बेचने। हम दोनों ने एक भी शेयर नहीं बेचा, लेकिन शेयर की वैल्यूएशन कॉस्ट लेट्स से 50% कम हो गई। आपका लॉस हुआ या मेरा लॉस हुआ? किसी का लॉस नहीं हुआ। भाई मेरे पास अगर 100 शेयर है तो मेरे पास 100 ही शेयर है ना। मेरे एक शेयर की वैल्यू 1000 रुपए थी, आज 500 रुपए हो गई। लेकिन मैं बेच, ये तब रियलाइजेशन, मेरा लॉस तो तब बुक्स में आएगा जब मैं बेचूंगा। मैंने तो नहीं बेचा ना। तो जो भी ये बबल बस्ट हो रहा है, जो बबल ये लोग बोल रहे हैं,
ये तो तब होगा ना जब कोई शेयर बेचे, करेक्ट? ठीक है, तो नहीं बेच रहा है। अब बेच कौन रहा है? अब यहां पर हम आते हैं 1977 में। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्री ने 10 रुपए, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को जब पब्लिक ले गए तो उन्होंने 10 रुपए एट पार RIL का शेयर लॉन्च करा, जो कि ओवर सब्सक्राइब हुआ और अगले साल उसकी वैल्यू 50 हो गई। उसके बाद तीसरे साल में उसकी वैल्यू 102 या 104 रुपए थी। बाद में चढ़ के पहुंची 147 पे इस टाइम। और उस वक्त सेटलमेंट पीरियड क्या था? सेटलमेंट मोड जो था T+3, यानी ट्रेडिंग प्लस 3 डेज, करेक्ट? तब क्या हुआ कि जो कोलकाता बेस बियर कार्टेल था उसने 3 लाख शेयर ऑफलोड कर दिए मार्केट में, जो उसने अपने हाथ में भी नहीं लिए थे। यानी T+3 का रोल देख रहे हो, ट्रेड प्लस 3 डेज, तो अभी 3 दिन है, उसमें ऑफलोड करे, वैल्यू गिर के आधी हो गई धीरू भाई की। लेकिन वो गिरते ही 1.8 मिलियन शेयर लोगों ने परचेज कर लिए और शेयर वैल्यू उसके बाद धीरू भाई को आज तक कोई नीचे लेके जा नहीं पाया। इसे कहते हैं बाजीगर मूव। अब प्रॉब्लम क्या है? ये लोग खास तौर से देखिए, मेरी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब स्टॉक में 2 तरह से काम होता है, या तो आप ट्रेडर हैं और या तो आप इन्वेस्टर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, भैया बुक द प्रॉफिट, बेचो, बाहर निकलो, दूसरा ले लो। लेकिन अगर दूसरा भी लॉस हो गया तो ये लॉस करते करते आप शून्य पे आ जाओगे। और जैसे मैंने समझाया, पोर्ट बिजनेस अडानी का की बिजनेस है और आने वाले वक्त में पोर्ट को रूल आउट कोई नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ानी है तो पोर्ट रहेगा। तो अडानी के जो शेयर हैं वो कम हुए। दूसरी बात याद रखिए, आज भी अडानी अपने बिजनेस के 66% शेयर होल्डर हैं। तो जो आप शोर मचा रहे हैं वो लगभग 44% शेयर के हैं, जो कि माइनॉरिटी है, करेक्ट? मैं बहुत लेमैन में बात कर रहा हूं, हाई रैंकिंग नहीं जा रहा। तो आज जो अडानी के साथ हो रहा है ये रिपीट ऑफ 1980 एंड 1982। अब यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग नहीं जानते, ये सारा रिसर्च करके दे देगा। गौतम अडानी हर्षद मेहता के साथ अच्छी दोस्ती थी और वो उन ब्रोकर के साथ अच्छे दोस्ती थी और बिजनेस करते थे जो रिलायंस के शेयर ट्रेड करते थे। तो आपको पता चला ये बाजीगर कहां से आ रहा है। इसलिए आपका तो भले ही ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, कम हो रहा हो, और हमारे अंतर्ज्ञानी जो लोग हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे हो, एक्सपर्ट कमेंट दे रहे हो, बट फैक्ट इज, मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूं, किसी भी चीज का चरित्र समझना जरूरी है। चरित्र के लिए इतिहास में जाना जरूरी है, उस बंदे ने या उस कंपनी ने क्या काम करा है। हिडेनबर्ग के इतिहास में जाओ, फ्लाई बाय नाइट है, ये केवल एक हिट जॉब टूल है जो अमेरिका में बैठा है। अमेरिका में इसलिए बैठा है क्योंकि सेफ है, ठीक? और जो शॉर्ट सेल, क्योंकि धीरू भाई अंबानी के साथ भी ये शॉर्ट सेल ही हुआ था, शॉर्ट सेल कहते हैं ना। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, T+1 अभी करा है ना भारत सरकार ने, T+1 अब समझ में आया करा है भारत सरकार ने। वो बफर गैप ना रह जाए जिसमें आप कंपनियों को गिरा सके। स्टॉक मार्केट रन करता है सेंटिमेंट से और सोशल मीडिया रन करता है परसेप्शन से। ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो डिजास्टर होता है। और उस नुकसान किसका होता है? जो ज्यादा बोलता है। मेरा नुकसान नहीं होगा। तो जिनके पास अडानी के शेयर हैं, चाहे वो पावर के हों, चाहे वो शिपिंग के हों, चाहे वो ग्रीन फ्यूल के हों, मत बेचना।
लेकिन अगर आपका होराइजन 6 महीने का है तो बेच के निकल लो, लेकिन अगर आपका होराइजन 5 साल का है तो बेच के मत जाना, क्योंकि यही डबल होंगे और यही बहुत प्रॉफिटेबिलिटी देंगे आने वाले समय में। जैसे कि रिलायंस के टाइम पे जिन लोगों ने शेयर खरीदे थे उन्होंने नहीं बेचे, और आगे चल के वही शेयर उनकी बेटियों के शादी में, बच्चों की पढ़ाई में उस पैसे का इस्तेमाल हुआ, और बहुत से परिवार बहुत बहुत मतलब सफल रहे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो हिडेनबर्ग, अब आया क्रेडिट स्विस, इस पे ऑलरेडी $5 बिलियन का लॉस है। ये ऑलरेडी एक बैंकक्रप्ट, ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट बैंक है। आप उसकी रिपोर्ट पे बिलीव करोगे? जो खुद नहीं संभाल पाया वो अडानी को बताएगा या भारत को बताएगा? अब दिक्कत क्या है, मूलभूत दिक्कत क्या है? मूलभूत दिक्कत यह है कि भारत एक इंपोर्ट इकोनॉमी से एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन रहा है। इस एक्सपोर्ट इकोनॉमी को बनने में चाइना को दिक्कत आएगी, अमेरिका को भी दिक्कत आएगी, यूरोप को भी दिक्कत आएगी। तो ये कोऑर्डिनेट, और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग जब भारत का स्ट्रांग होगा, यहां मैं आईटी सेक्टर की बात नहीं करता, वो सर्विस इंडस्ट्री है। कोई भी जिस तरह से करेंसी बैक करी जाती है गोल्ड से, एसेट से, उसी तरह किसी देश की इकोनॉमी बैक होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग से, कोर सेक्टर से, ना कि सर्विस सेक्टर से, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमेशा एक बबल रहता है। मेरे फेवरेट स्टॉक्स कभी भी सर्विस सेक्टर के नहीं रहते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि उनमें इन्वेस्ट करो जो विलेज रिलेटेड हो। तो ये कहानी है अडानी की। अब अडानी को अगर आपने डुबोया, और या जैसे कोशिश की जा रही है डुबोने की, जो कि संभव नहीं होगा, पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। लेकिन अगर मान लें कि अडानी डूबता है तो फायदा किसको हो रहा है? हमेशा जीवन में ये देखो फायदा किसको हो रहा है। अब एक बड़ी पत्रकार हैं जिनका सरनेम बॉम्बे की फाइनेंशियल इंडस्ट्री की या स्टॉक मार्केट की सड़क के नाम पे है। ये वो हैं, ये सुपारी जर्नलिस्ट हैं। ये पहले हर्षद मेहता के पीछे भी थी और अभी ये अडानी के पीछे हैं। तो ये दो कौड़ी के जो पत्रकार हैं, ये पैसे लेके जो लिखते हैं, पैसे लेके काम करते हैं, इनको मानने की जरूरत नहीं है। रिसर्च खुद की कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे पोर्ट इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझा दिया ना, मतलब बेसिक फंडामेंटल समझाएं। अब पोर्ट के नाम, ड्रेजिंग, मेरे को बताओ, पोर्ट पे ड्रग पहली बार आ रहा है? बहुत बार आया होगा ना। कौन से पोर्ट पे आया? जेएनपीटी पे आया ना। ड्रग कैसे आता है? मतलब हवा में लहराता हुआ आता है, अडानी को वहां खड़ा होना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, कैच कर लेना चाहिए, ऐसा होता है क्या? ड्रग कंटेनर में रख के आता है। अगर अडानी के पोर्ट पे ड्रग पकड़ा गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अडानी के पोर्ट से स्मगल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अडानी के पोर्ट पे सिक्योरिटी सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि अगर आप छिपा के ड्रग, अब कोई दिखा के तो ला नहीं रहे हो, छिपा के लाओगे ना, कंटेनर में लाओगे, बॉक्स में होगा, बॉक्स किसी कंटेनर में होगा, तो यानी आपकी स्कैनिंग सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि उसने ड्रग को डिटेक्ट कर लिया। जेएनपीटी पे तो आज तक नहीं हुआ। 5 वेंडर जेएनपीटी पे शिपिंग कर पोर्ट का काम करते हैं, तो ये 5 वेंडर में से आज तक किसी की क्यों नहीं पकड़ेगी? क्योंकि वहां सिक्योरिटी सिस्टम ही उतने स्ट्रांग नहीं थे। लोगों को लगा प्राइवेट, जो स्मगलर है उन्हें लगा प्राइवेट है ये तो उनसे भी गैर गुजरा होगा, और जेएनपीटी पे सरकारी है तो नेचुरल है, ग्रीस कहीं लगाया जाता है और उसके बाद शिप हो जाता है। अडानी पोर्ट पे नहीं होगा क्योंकि पेपरलेस है। जब पेपरलेस है तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी ना। तो जब अकाउंट ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, तो जब पोर्ट पे माल पकड़ा गया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना वहां का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है। तो जो मूर्ख हैं वो मूर्खों वाली बातें करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ना किसी चीज को समझना है ना कुछ है। और हमारे इनोसेंट व्यूअर्स जो हैं, चाहे वो मुझे फॉलो करते हो, वो बेचारे
क्योंकि टीवी देख देख के उन्होंने अपना दिमाग का तो कचरा कर लिया है। सोचने समझने की जो एक बुद्धि होती है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने गिरवी रखी हुई है। तो आप जो टीवी दिखाता है, जो सोशल मीडिया उछल कूद मचाता है, आप उसे मान लेते हैं। क्योंकि जैसे लैन सिस्टम होता है ना, लैन सिस्टम में हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है, सर्वर में होती है, ठीक है ना। तो आप एक लैन सिस्टम के कंप्यूटर बन के रह गए, इनपुट आउटपुट या तो प्रमोट कर दो या गाली दे दो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग पावर तो सर्वर में पड़ी हुई है। तो वो सर्वर क्या है? वो सर्वर है टीवी, वो सर्वर है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के सेलिब्रिटीज जिनको खुद ज्ञान नहीं है। जैसे यहाँ थोड़ा सा डिविएशन ले रहा हूं, अभी बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने सोशल मीडिया के बिंदी कैंपेन शुरू करी। अब आपने बिंदी करी, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी स्वागत करता हूं, मुझे भी अच्छी लगती है। लेकिन आपने बिंदी शुरू करी सनातन का नाम लेके, हिंदू का नाम लेके, सनातन भी नहीं, हिंदू शब्द। तो जब आप ऐसे करोगे तो उस पर अपोजिशन तो आएगी। लेकिन अगर आप बिंदी का महत्व बताओगे कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, तो जो यंग सो कॉल्ड कूल डूड, निब्बा निब्बी कहें बच्चे हैं, वो भी बिंदी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेहत तो सबको अच्छी लगती है, ठीक है ना, चाहे कोई कितना भी हो, लेकिन सेहत तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि अधूरा ज्ञान फैलाना नुकसानदेह होता है। मैं ये नहीं कह रहा मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, पढ़ता हूं, रिसर्च कर, लेकिन उस बीच में मैंने रिसर्च करी, मैंने पढ़ा, 4 दिन से पढ़ रहा हूं, 5 दिन से पढ़ रहा हूं। 1982 धीरू भाई अंबानी, किसी यूट्यूब चैनल ने समझाया आपको? गूगल पे रिसर्च कीजिए, धीरू भाई अंबानी पुल्ड आउट 1982 ऐसे करके, या कोलकाता बियर कार्टेल करके आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। वो आर्टिकल एक बार आप पढ़िए, आप हू बहू एज इट इज आपका अडानी है। तो बेसिकली अब धीरू भाई के ऊपर अटैक क्यों हुआ? रिलायंस इंडस्ट्री क्या कर रही थी? पॉलिएस्टर और रिफाइनरी। पॉलिएस्टर, रिफाइनरी दोनों ऐसी चीजें हैं कि अगर इस पे हम आत्मनिर्भर हो गए तो हमारी काफी कॉस्टिंग कम हो गई ना। मतलब हमारा, जैसे पाकिस्तान हर दूसरे दिन तेल मांगता है, हमारी बुरी हालत तो तेल जैसी नहीं हुई ना। आज वही रिफाइनरी एविएशन फ्यूल और फ्यूल बना के रशिया से सस्ता तेल लेके डबल दाम पे, या जो भी अच्छा खासा मार्जिन है वो ऐड करके यूरोप को बेचती है। उससे सरकार को टैक्स मिलता है, वो टैक्स भारत के डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो देखो, हमेशा लाइफ में कोई स्टैंड अलोन इवेंट नहीं होता है। मैंने हमेशा एक चीज समझाई है कि चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, इकलौता इवेंट कोई नहीं होता, आइसोलेशन में कोई नहीं होता। तो अडानी को फ्रॉड, अडानी को जो भी बोला गया, शब्द इस्तेमाल किया गया, मुझे तो याद नहीं रहते, लेकिन फ्रॉड वगैरह जो भी बोला गया, ये उन लोगों द्वारा बोला गया, 2 तरह के लोगों, 3 तरह के लोगों द्वारा। एक जो इस कॉन्स्पिरेसी के हिस्सा है, और खासतौर से इसमें उनका नाम आता है जो चाइनीज एम्बेसी में जाके चाउमीन खा के आते हैं। दूसरा, अब इतना एलोबरेट जनता समझती है यार, इतनी बेवकूफ नहीं है। दूसरा, पत्रकार जो हिडेनबर्ग की ऑफिस में बैठ के आए, क्योंकि उन्हें लात मार दी और उनका चैनल बंद हो गया। एक प्रोपागेंडा चैनल था जो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना। वो प्रोपागेंडा खत्म हो जाएगा, समय लगता है, 6 महीने 7 महीने दीजिए, क्लीन हो जाएगा। इसीलिए इसको नहीं बेचा, इसीलिए इसे बंद नहीं किया गया था। कोई भी चीज बंद करना सोल्यूशन नहीं होता, उसको रिवाइव करना सोल्यूशन होता है। तीसरे वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जिनको पढ़ा लिखा तो आती नहीं है, डिग्री भले ही लंबी लंबी हो, रिसर्च करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि दिन भर तो ये कैलकुलेट करते हैं मुझे कितने लाइक मिले, डिसलाइक मिले, मेरे किसको ट्रोल करा, मुझे किसे ट्रोल करना है। तो खैर, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं, बेचारे बहुत मजबूर हैं। और तीसरे, हमारे चौथे वो लोग हैं जिनको चवन्नी का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि लैंड सिस्टम की तरह हार्ड ड्राइव कहीं और है उनकी, और वो उछलना कूदना शुरू कर देते हैं।
उनको कई बार मैंने समझाया, धैर्य रखो। जब सब एक साथ बोल रहे हो ना, तो उसका एक ही मतलब होता है, इसके पीछे प्लानिंग है। दोनों भाई बहन नाच रहे थे कल, ठीक है, परसों लाल चौक पे 30 तारीख को बर्फ से खेल रहे थे। इनके बाप जब प्रधानमंत्री थे तब इनकी हिम्मत थी बर्फ पे खेलने की? यहाँ बर्फ नहीं होती थी, यहाँ खून के छींटों के साथ बर्फ होती थी, ठीक है ना। और रहा सवाल, झंडा फहरा दिया, बहुत बड़ा तोप कर दिया, पूरी बटालियन फोर्स के चारों तरफ से घिरे हुए, एनएसजी सीआरपीएफ कमांडोज के साथ घिरे हुए, तुमने झंडा फहरा दिया, बहुत बड़ी तोप मार दी। अरे हम जैसे लोगों से पूछो, मैं तो अपने पूरी क्लास को लेके लाल चौक पे, झंडा नहीं, झंडा तो छोटी सी चीज है, हम पूरा जनगण मन गा के आए और मैंने वीडियो भी डाली है। और हमारे साथ कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, और कैमरे के पीछे कश्मीरी साथ गा रहे हैं। के बाद लाल चौक के बाजू में पंडित की दुकान है, वहां वो फ्री में सबको चाय पिला रहा है। आज आपको एक खबर और दूं, मतलब खबर तो नहीं, मतलब पुरानी है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि कश्मीर के नाम पे बड़ा उछल कूद लोग मचाते हैं। अनंतनाग का नाम तो सबने सुना होगा, टेररिज्म का हब रहा है, मुफ्ती क्या नेटिव प्लेस है। पता है यहां अनंतनाग की मेन मार्केट में दुकानें किसकी हैं? हिंदुओं की। कौन से हिंदू? कश्मीरी हिंदू नहीं, कश्मीरी पंडित नहीं, यूपी के पंडित, यूपी के हिंदू हैं। और आज से नहीं है, यह 370 हटने के बाद नहीं है, 35 साल से हैं, 40 साल से हैं। रेस्टोरेंट हैं उनके, दुकानें हैं उनकी। लोकेशन बताऊं? बिजनौर से हैं। तो जब तक आप ग्राउंड पे पैर नहीं रखोगे ना, और हवा में बात करते हो, राहुल गांधी में और जो सोशल मीडिया में कश्मीरी पंडित और ये दुनिया भर के जो उछल कूद मचाते हैं ना, इन्होंने पैर भी नहीं रखा है 2070 370 हटने के बाद भी। पहले तो छोड़ दो, उसके हटने के बाद भी पैर नहीं रखा है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं कश्मीर में जब था, तब हम जा रहे थे अनंतनाग से, तो हमें भूख लगी। कश्मीर में 96% मुसलमान है ना, हम प्योर वेज रेस्टोरेंट में खाना खा के आए। तो नहीं, मैं बढ़ने वाली, बढ़ रहा है वो अलग चीज, सब्जेक्ट है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो सोशल मीडिया में लोग शोर मचाते हैं, वहां से यहां की सच्चाई, जमीनी सच्चाई ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये सच्चाई है। राहुल गांधी के झंडा फहराने को मैं कोई मैवरिक मूव नहीं मानता। आप आ जाओ, आज आ जाओ, 100 लोगों को लेके आ जाओ, झंडा फहराओ, बोलो किस टाइम चलना है, कोई फोर्स नहीं होगी, कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं है। एनएसजी वगैरह तो बड़े लोगों को मिलती है, हम जैसे छोटे लोगों के साथ कांस्टेबल भी नहीं होगा। और हम झंडा भी फहराएंगे, राष्ट्रगीत भी गाएंगे, और सलामी भी लेंगे, और वहां के लोकल के हाथ की बनी हुई चाय भी पियेंगे, और शान से 36 इंच का 56 इंच का सीना करते हुए वापस आएंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जैसे मैंने कहा अनंतनाग टेररिज्म का हब है। आपको पता है अनंतनाग में श्रीनगर लाल चौक की तरह एक क्लॉक टावर बना है, अभी उसका उद्घाटन हुआ है 26 जनवरी से एक दिन पहले, और या शायद 26 जनवरी को मैंने पिक्चर डाली है उसकी। वहां कोई दिल्ली से नहीं आया था, वहां कोई जम्मू से नहीं आया था, वहां कोई फौज नहीं थी, वहां के लोकल सेल्फी ले रहे थे। और अनंतनाग टेररिज्म का हब रहा है। किसी ने मेरे से पिछले साल बहस करी थी, अनंतनाग में रह के दिखाओ। मैंने कहा 100 गज का प्लॉट दे दो और 10 साल की लीज दे दो, कम से कम मैं रह के दिखाऊंगा, और बिना सिक्योरिटी के रह के दिखाऊंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। मोदी को क्यों नहीं कोई चैलेंज कर पाता है? उसका एक कारण है कि उन्होंने अपने जीवन के 30-35 साल सड़क पे निकाले हैं, भारत के कोने कोने में गए हैं, गरीब से भी मिले, रईस से भी मिले, बिजनेसमैन से भी मिले, लाला से भी मिले, बनिए से भी मिले,
सबसे मिले, पुजारी से भी मिले। तो उनको पता है राहुल गांधी को क्या है, एक स्क्रिप्ट लिख के देते हैं जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, वो रट देता है, क्योंकि सनातन तो उसका धर्म है नहीं, वो तो अब्राहमिक रिलीजन से है ना। तो जो व्यक्ति अब्राहमिक रिलीजन से, अब मेरे से अगर आप बोलो कुरान के बारे में, तो मैं कुरान का विद्वान तो नहीं हूं, कुरान को हदीस में मिला दूंगा, हदीस को कुरान से मिला दूंगा, लेकिन आप सनातन पे बात करोगे तो मैं आपके परकच्चे उड़ा दूंगा। तो बेचारे राहुल गांधी की वही प्रॉब्लम है, सनातनी है नहीं। अब राजनीति के लिए तिलक भी लगाना पड़ता है, भगवा भी पहना पड़ता है, क्योंकि आज भी भारत में 30% ऐसे मूर्ख हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में, पढ़े लिखे मूर्ख जो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। पर ये वो भारत नहीं है कि आपने थप्पड़ मारा और हम गांधी जी की तरह हमने बोलेंगे ले भाई तूने अडानी को मारा, अंबानी को भी मार दो, लड्डू खा के जा। अब तुम अडानी को मारोगे ना तो हमारे हाथ तो पैर तोड़ देंगे, और वही हम कर रहे हैं। अभी इसका बहुत बड़ा बाउंस बैक है। यह पूरी डिटेल समझाई थी ना, चाइना हाउ इट इज कनेक्टेड टू अमेरिका। डिप्लोमेट्स कौन है? वो डेमोक्रेट्स, चाइनीज पपेट है ना। चाहे वो नैन्सी पेलोस्की हो, चाहे बाइडन हो, चाहे बाइडन की औलाद हो, सबका पैसा लगा कहां है? चाइना में। पेंटागन रन कर रहा है। देखो, जब आप डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, जब आप पेट्रोल डॉलर की वैल्यू को रिड्यूस करने की बात करते हैं, उसकी डोमिनेंस को रिड्यूस करने की बात करते हैं, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र होंगे। और 2023 ब्लडी है, क्योंकि 2024 में अगर मोदी फिर आ गया तो डॉलर डोमिनेंस खत्म। आपने तेल में मात दे ही दी। आज 786% हम रशिया से खरीद रहे हैं, ठीक है। क्रूड को रिफाइन करके हम बेच रहे हैं। फूड बास्केट हमारी बड़ी है। अमेरिकन इंडस्ट्री हो चाहे दुनिया की और कोई कंपनियां हो, वो चाइना छोड़ के भारत आ रही हैं। तो चाइना को नुकसान है, लेकिन उस नुकसान के साथ डेमोक्रेट्स का जो पैसा लगा हुआ है वो भी तो खत्म हो रहा है। और डेमोक्रेट्स का केवल 3 काम होते हैं। फार्मा लॉबी, आपने फाइजर का केस देख लिया। आर्म्स लॉबी, आपने F-16 का केस देख लिया। और आपका ऑयल लॉबी, पेट्रो डॉलर कम हो रहा है, रशियन आपने देख लिया। मैंने आपको पहले समझाया, रशिया यूक्रेन वॉर हैज नथिंग टू डू विथ बाउंड्री और एनीथिंग। It is only because Russia doesn't want Ukraine to be on NATO and NATO to sit on the doorstep of Russia। और ये पूरी लड़ाई आर्टिक सर्किल की है, जहां अगले 200 से 300 साल का तेल है। 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है वहां पर, ठीक है। वही कारण अफगानिस्तान में है, क्योंकि वहां पर आपके 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर के प्रेशियस अंडर अर्थ नेचुरल रिसोर्सेस हैं। आर्म्स आपने देख लिया, आपने देखा था जब अभिनंदन ने F-16 को गिराया था अपने MiG-21 से। पहली चीज तो मशीन का रोल होता है मूवेबिलिटी में, एजिलिटी में, मशीन का रोल होता है, लेकिन स्किल पायलट की होती है, ठीक है ना। अब अमेरिका ने अपनी जिंदगी में लड़ाई उनसे लड़ी है जो अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकते, चाहे वो एयर पावर हो, चाहे ऑन ग्राउंड हो, चाहे ऑन सी हो, वो टक्कर नहीं। रशिया टक्कर दे सकता है। अभिनंदन के प्लेन गिराने के बाद ये जो खबर उड़ाई गई थी कि 4 पेड़ गिर गए, 2 कबूतर मर गए, 3 बकरियां मर गईं, ये पता है क्यों उड़ाई गई थी? ये पाकिस्तान ने नहीं उड़ाई थी। पाकिस्तान अपनी दिमाग से कुछ नहीं करता भाई। पाकिस्तान अमेरिका का कीप है हमेशा, पिछले 74-75 साल से। ये इसलिए उड़ाई गई थी ताकि F-16 का लॉस पब्लिक ना हो। F-16 का लॉस फुल फ्लैज जो बड़े मीडिया हैं उन पे पब्लिक हो गया तो अमेरिका का आर्म्स धंधा चौपट। क्या F-16 बेचता है ना, जो पाकिस्तान F-16 था वो जॉर्डन से लीज लिया था ना, को किसने बेचा था? अमेरिका ने बेचा था ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉबी हो, ऑयल लॉबी हो, फार्मा लॉबी हो। आज आपने फाइजर देख लिया। जो चीज मैंने 17 मार्च 2020 और 17 अप्रैल 2020 के बीच में लिखी है, आज वही हो रहा है ना।
आज वही फाइजर जो है उसकी एफिशिएंसी 8% रह गई है, साइड इफेक्ट्स जबरदस्त हैं, हार्ट अटैक जबरदस्त हैं। ठीक है, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, मैं इस पे क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन क्या कारण है कि अगर मैं लिख रहा हूं HIV वायरस का स्टिंग अगर कोविड-19 वायरस में है, मैंने 17 अप्रैल लिखा था, आज 2023 में जर्मन गवर्नमेंट ये कहती है कि those who have taken Pfizer Moderna kind of vaccine are facing, there is a rise of AIDS in them. कहां से आई मेरे पास इंफॉर्मेशन? प्रॉब्लम क्या होती है कि और यही हिडेनबर्ग का होगा, इन्हें इतनी बुरी तरह, देखो भारत बदल चुका है यार। आज वो नहीं रहा कि आपने एक गल पे मारा हम दूसरे, ठीक है आपने अटैक करा, हमारी बारी है, और हम लीगली करेंगे ताकि आप बच ना पाओ कहीं से भी। चीज और बता दो, ये जो अडानी का केस है इसके खिलाफ प्रशांत भूषण और मोया मित्रा और ये सारा लेफ्ट कबाल जो है ये सुप्रीम कोर्ट पे गया है। आप लोगों को याद हो, मैंने बहुत पहले एक बार वीडियो में बोला था, लिखा तो कई बार है, स्ट्रैंगल विथ योर ओन सिस्टम। ये चाइनीज की फिलॉसफी आज की नहीं है, ये उनका एक टूल है 100 साल से भी ज्यादा। आर्ट ऑफ वॉर पढ़ेंगे तो उसमें है, यानी चाइना खुल के सामने नहीं आता, वो आपके जो सिस्टम है उसी में आपको इतना फंसाएगा कि आप लटक के मर जाओगे। एग्जाम्पल स्टरलाइट प्लांट किसने बंद करा था? प्रोटेस्ट से बंद हुआ था ना। क्या बनाता था स्टरलाइट प्लांट? कॉपर। वो कॉपर 85% कहां इस्तेमाल होता था? आर्म्स और एम्युनिशन में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस्तेमाल करती थी। आज वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कॉपर या अपनी आर्म्स और एम्युनिशन, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम चाइना से 600-700 मिलियन डॉलर का कॉपर खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं? पहले ये वेदांता की कंपनी से आता था स्टरलाइट कॉपर से, और उसको बंद कैसे करा गया? प्रोटेस्ट। तो चाइना का पहला अधिकार होता है प्रोटेस्ट, दूसरा होता है धरना, तीसरा होता है कोर्ट, क्योंकि ये सरहद पे नहीं लड़ सकते, ये सेरेमोनियल आर्मी है, ये फाइटिंग आर्मी नहीं है। ठीक है ना? मेरे सामने पहाड़ है, 16,000 फीट की ऊंचाई पे कम से कम 30 फीट 40 फीट स्नो होगी। हमारा फौजी वहां पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो 6 महीने बाद उतरेगा, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उतरेगा। चाइनीज उस पोस्ट पे 24 घंटे से ज्यादा नहीं रह पाते। ठीक है ना? तो वो दे आर नॉट अ फाइटिंग आर्मी। तो आप समझ रहे हो ना, ये सब ट्रेड रिलेटेड है। भारत को भारत उभरता हुआ भारत, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया भारत, ये दुनिया को नहीं सुहा रहा है, ये कांग्रेस को नहीं सुहा रहा है, ये गांधी परिवार को नहीं सुहा रहा है, ये चाइना को, अमेरिका को नहीं सुहा रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, कमीशन बंद हो गया ना, भारतीयों का कमीशन बंद हो गया, विदेशियों का धंधा बंद हो गया, और अमेरिकन की लॉबी बंद हो गई। लेकिन अभी का बजट बहुत अच्छा बजट है मेरे हिसाब से, जो मैं मतलब ज्यादा इस एरिया का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो मेरे को मूलभूत परिवर्तन जमीन पे दिखाई देगा उसके हिसाब से अच्छा बजट है। थोड़ा भी मैं देखूं, टैक्स रेजीम जो उन्होंने करी है, ये मैंने पिछले साल भी बोला था कि आने वाले वक्त में न्यू रिजीम फॉलो करी जाएगी, उस तरफ हम मोड़ रहे हैं। और ये जो टैक्स बचाने के, इधर इन्वेस्टमेंट करो उधर इन्वेस्टमेंट करो, मैं सही बताऊं, इतना कुछ 5-10 हजार रुपए टैक्स बचाने के लिए इतना सरदर्द मैं नहीं लेता। खैर मेरा तो 0 टैक्स है क्योंकि मैं तो अनएम्प्लॉयड हूं, लेकिन मेरी पत्नी का टैक्स जाता था 350 रुपए पिछले साल तक नई स्कीम के तरफ से, अब उनका टैक्स 0 हो गया, तो वो तो बहुत खुश है। तो मिडिल क्लास फैमिली, मेरी जैसी मिडिल क्लास फैमिली मस्त है। एक सवाल इस पे लोगों ने मेरे से बहुत पूछा और मैं उसका उत्तर देना चाहता था। सवाल पूछा था कि ये इलेक्शन बजट है भैया, 2014 से पहले इलेक्शन बजट नहीं आते थे क्या? भूल गए 2013 में मनमोहन सिंह ने पेट्रोल बॉन्ड इशू करे थे ताकि गैस और पेट्रोल पे सब्सिडी दें अगेंस्ट नेचुरल कॉजेस, और वो सब्सिडी देके उन्होंने पेट्रोल और गैस तो कम कर दी, लेकिन उसको वो जो पेट्रोल बॉन्ड और इशू करे वो तो आप ही और मैं ही भरेंगे ना अगले 20 साल की जिम्मेदारी किसकी है?
तो मोदी आपको और डेट रिडन कर रहा है या डेट फ्री कर रहा है, ये देखिए आप। अगर इलेक्शन बजट भी है तो इलेक्शन बजट में सब्सिडी तो नहीं बढ़ाई ना, एक टैक्स पेयर पे बोझ तो नहीं डाला ना, बल्कि उल्टा जो जनरल मध्यम वर्ग है 10 लाख से नीचे, उसको तो टैक्स में फायदा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो 30% टैक्स भरते हैं वो रो रहे हैं। इन महानुभाव से पूछो कि कांग्रेस के समय में 90% टैक्स था, जो आज आप 30% पे रो रहे हैं ना, और सिंगल विंडो क्लियरेंस पे रो रहे हैं। किसी साहब ने लिखा जीएसटी ने मार दिया हमें। तो भैया 2014 से पहले या 2016 से 17 से पहले जब जीएसटी आया था, तो आप जब शैम्पू, साबुन, जूते, चप्पल, कपड़े खरीदते थे तो टैक्स नहीं देते थे क्या? लेकिन चक्कर पता है क्या है, तब आप 30 तरह के टैक्स देते थे और वो कहीं लिखा हुआ नहीं था। और एवरेज टैक्स जो था उस समय, सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और सब मिला मिलू के जो एवरेज टैक्स आता था किसी प्रोडक्ट पे, वो लगभग 30 से 33% आता था। प्रॉब्लम क्या है, ये जो महान हस्तियां हैं ना, खास तौर से छोटे बिजनेस, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, कड़वी बोल रहा हूं, पहले आपका जो टैक्स बनता था आपके माल बेचने पे, उसमें से आप चौथाई खिलाते थे, चौथाई जमा करते थे, और आधा आपका रेवेन्यू बनता था, प्रॉफिटेबिलिटी बनती थी। आज अगर आपने 10 रुपए कस्टमर से लिए हैं तो आपको 10 रुपए सरकार को देने हैं, तो आपकी जेब से क्या गया भाई? और कस्टमर तो पहले भी देता था, आज भी दे रहा है। पहले फर्क यह कि पहले 33% देता था, आज आपके पास स्लैब है कि चप्पल खरीदोगे तो 5% दोगे, मर्सिडीज खरीदोगे तो 28% दोगे, तो क्या बुराई? अब चप्पल को तो आप 28 कर नहीं सकते और मर्सिडीज को आप 5 नहीं कर सकते। तो भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां इकोनॉमिक्स कंडीशन लोगों की हर 100 मतलब भारत में हर जगह अलग हो, वहां पर आप एक टैक्स कैसे ला सकते हैं भाई? पहले टैक्स आता था, किसकी जेब में जाता था? पॉलिटिशियन की जेब में जाता था, बाबू की जेब में जाता था, अफसरों की जेब में जाता था, इनकम टैक्स कमिश्नर की जेब में जाता था, सेंट्रल एक्साइज के बाबुओं की जेब में जाता था। आज वही टैक्स आपका सड़क पे जाता है, एयरपोर्ट पे जाता है, रेलवे में जाता है। आज आपको वंदे भारत भी मिलती है, आज आपको गड्ढा फ्री। अभी मैं एक लॉन्ग ड्राइव से आया हूं, कुछ 700 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव से, एक गड्ढा नहीं मिला मेरे को, और किसी भी टोल पे मुझे 45 सेकंड से ज्यादा नहीं लगा। पहले था संभव, पहले केवल टोल पे आप अपनी गाड़ी का आधे घंटा तेल जलाते थे खड़े होके, तो वो तेल की कॉस्ट जो आपका फालतू चला, वो सिंगल लेन रोड की कॉस्ट जहां आपको 3rd गियर 4th गियर में गाड़ी चलानी है, वो वहां आपको गड्ढे जिससे आपकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो रहा है और आपके पार्ट्स पड़ रहे हैं नए, वो गाड़ी की लाइफ नहीं बढ़ रही है, शॉर्ट हो रही है। 10 रुपए का तेल बढ़ गया और जीएसटी दे दिया तो आपको बुराई लग रही है, और ये जो फैसिलिटी मिली है इसका कोई वो नहीं है। पिछले 8 साल में कितनी बार आपने सुना, अपनी बसों की सीटों के नीचे देख लो कुछ लावारिस वस्तु ना हो। बाजार में कब सुना आपने कि मतलब भीड़ मत लगाओ और लावारिस वस्तु मत छुओ, और हो तो पुलिस को बताओ, प्लीज बता देना, जान से बड़ी कोई चीज है? तो मैं मानता हूं मोदी ने कुछ नहीं किया, और मैं आपको वचन दे रहा हूं, अगर आप मोदी को कल हटा देंगे ना, अगले 100 साल तक भारत, अगर 100 साल भी नहीं, अगर अगले 5 साल में भारत पाकिस्तान और श्रीलंका ना बन जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, जो आप चाहें वो बोलिएगा। और एक बात और बता दूं आपको, जैसे जैसे कांग्रेस भारत में खत्म होगी, पाकिस्तान खत्म होता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 2024 के बाद पाकिस्तान का अस्तित्व बता देना मुझे, अगर भारत ने बेल आउट नहीं करा तो, क्योंकि इस वक्त भारत के बेल आउट के बिना पाकिस्तान को दुनिया में कोई बेल आउट नहीं कर रहा है। कोई 1 बिलियन दे देता है, दूसरा कहता है ला मेरे वापस कर, फिर वहां से लेता है तो ये वाला बोलता है भाई ला मेरे वापस कर। तो कठपुतली की तरह नचा रहे। मना कर दिया ना उसने, वो तो बोल रहा है मेरा $3 बिलियन दो। $3 बिलियन अगर चाइना के दे दिए तो इनके फॉरेन रिजर्व में तो 500 मिलियन ही रह जाएंगे, बिलियन तो छोड़ दो। तेल है नहीं, आटा है नहीं,
प्याज है नहीं, टमाटर है नहीं, लेकिन मुस्लिम उम्मा इतना है कि हम 100 रुपए का दुबई से इंपोर्टेड खरीद लेंगे, लेकिन 10 रुपए का 10 रुपए का प्याज, 20 रुपए का प्याज किलोमीटर दूर भारत के बॉर्डर से नहीं लेंगे। क्यों भाई साहब? कश्मीर। अब तो उनके अंदर भी लोग बोलने लगे ना, कश्मीर का राज छोड़ो, पाकिस्तान को देखो, बर्बाद हो गए हम। मजे हम ले रहे हैं? नहीं। एक बात बताओ, बीबीसी को जब हुवाई फाइनेंस करती है और फंडिंग करेगी, और हुवाई को आपने 5G भारत में 5G नेटवर्क से बाहर कर दिया, चाइनीज कंपनियों को, हुवाई को तो एंट्री बैन कर दी, और सारे इक्विपमेंट भारत के बने हुए लग रहे हैं जो 5G के हैं। कितना लॉस हुआ चाइना को? तो वो हुवाई आपके लिए क्या करेगा? राखी का, रक्षाबंधन का भेजेगा? वो तो इन्हीं तरह की अच्छा डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई है? देखो ये टूल किट का हिस्सा है। 2024 आ रहा है, 2024 आने में बहुत कुछ होने वाला है। ब्लड बाथ होगा, ठीक है ना? ब्लड बाथ का मतलब केवल खून बहना नहीं होता है। आपने जैसे स्टॉक का देखा, और ये हम 5th जनरेशन वॉरफेयर में। एक बात आप मोटे तौर पे समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। 5th जनरेशन वॉर में जो हथियार है वो कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं होती है, वो AK-47 नहीं होती है, वो टैंक नहीं होते हैं, वो फाइटर जेट्स नहीं होते हैं। वो होते हैं आप और हम, और आप और हमारी सोच, और हमारा इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर या जो भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो हम इस्तेमाल करते हैं, आपको हम प्रवोक करेंगे, आप अपनी सरकार की खिलाफ जाओ, और हमारा मूल उद्देश्य होता है सरकार को हटाना। देखो कोई भी वॉर हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, 1 हो, कारगिल हो, नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर हो, वॉर का हमेशा से तरीका बदला है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा से एक ही रहा है। वॉर का ऑब्जेक्टिव होता है बड़े सिंपल टर्म में, टू किल द विल ऑफ पीपल ऑफ एनी स्टेट। तो चाइना के लिए हम एनिमी स्टेट है, भले ही व्यापार करते हैं, सब कुछ करते हैं, डिपेंडेंसी है, हम भी कान के नीचे बजा के नहीं आ सकते, वो भी कान के नीचे बजा के नहीं आ सकते, ये प्रैक्टिकलिटी है। लेकिन फैक्ट ये है कि दे वांट टू किल द विल ऑफ पीपल। इसीलिए बहुत सी कंट्रीज हैं जो सेरेमोनियल आर्मी जैसी हैं, कि वो आप चिन करके तो चलेंगे और लेटेस्ट वेपन, लेकिन वेपन चलेगा कितना ये पता ही नहीं। आप लोग सब JF-17 पे शोर मचाते हो। आपको पता है JF-17 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि वो स्मोक छोड़ता है। अब जब स्मोक छोड़ता है तो आपकी मिसाइल का तो इजी टारगेट हो गया ना। वो इंजन आज तक ठीक नहीं कर पाए। तो मैं एक ही बात आप लोगों को हमेशा बोलता हूं, आज की बात नहीं, हमेशा बोलता हूं, बड़ी विनम्रता से बोलता हूं, मैं आपकी सोच बदलने नहीं आया हूं, मैं आपको सोचना सिखाना चाहता हूं। मेरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हो, लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि आप सकारात्मक सोचो, अपना दिमाग लगाओ। मैं जो कह रहा हूं मत मानो मेरी बात, पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स लो, अपनी रिसर्च करो। अब जैसे सोनम वांगचुक, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं इसको, सर वो शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं, क्या गलत है इसमें? अब आपने मुंह उठाया, मेरा टेलीग्राम खोला, और कहीं पर भी किसी भी पोस्ट के नीचे आपने सवाल पूछ लिया। जितनी आपने मेहनत मेरे से सवाल पूछने में लगाई है, जो आपको पता है कि अगर आप पोस्ट के अगेंस्ट सवाल पूछते हो, कंटेंट उसका अगेंस्ट होगा, तो मेरा जवाब तो नहीं आएगा, आप भले ही बैन हो जाओ। आप गूगल खोल लेते, शेड्यूल 6 लिखते और पढ़ लेते। मेहनत लगती है ना। आप लोगों का हाल ये है कि 2 मिनट नूडल, भाई नूडल दे, अच्छा 2 मिनट साहब, 2 मिनट में नूडल हाजिर है। अब वो नूडल पेट में कचरा कर रही है, सोचने समझने की शक्ति बर्बाद कर रही है, उससे हमें क्या मतलब? 2 मिनट में खा तो ली, मान को अच्छी। तो सोचना सीखो मित्रों। आप लोगों को इतने हिंट देता हूं, इतने सरल तरीके से लिखता हूं, अपनी रिसर्च कर लो यार। मेरी आरती उतारने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा ऐसा करो। सोचो तो यार, ये लैंड कंप्यूटर बने क्यों बैठे हो? अपनी प्रोसेसिंग पावर किसी और को पकड़ा रखी है। लेकिन हाँ, अगर खुद सोचना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, टीवी, अखबार और मतलब प्राइवेट चैनल जो है, अखबार, और ये सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी हैं, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। समझ में आपके कुछ आना नहीं है। यू आर जस्ट अ टूल टू बी यूज्ड इन 5th जनरेशन वॉरफेयर।
ये मेरा, इसमें मैंने किसी को कोई एहसान नहीं किया, गलत मत सोचिए। ये मेरा कर्तव्य है कि जिस चीज पे कंफ्यूजन हो उसको दूर करूं, जितना मुझे आता है उस हिसाब से, और मैंने अपना केवल कर्तव्य का पालन किया है। मुझे ना आपसे क्षमा चाहिए, ना कोई एहसान करा है मैंने कुछ नहीं करा है। तो आप सब खुश रहिए, सोचिए ज्यादा, अपना अपना एनालिसिस करना सीखिए, किसी की बातों में मत आइए। कल मैंने एक पोस्ट लिखी थी, एक जलती हुई माचिस की तीलियों की लड़ी, और फिफ्थ जनरेशन से बहुत सारे लोग पूछते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को रोकने का या इससे लड़ने का तरीका क्या है। इसका लड़ने का तरीका ये है, यू रिफ्यूज योर सेल्फ टू बी यूज्ड एज ए टूल, और वो तभी होगा जब आप विड्रॉ करोगे। तो आप आपको आगे बढ़ने, जब आप फॉरवर्ड 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 आरटी 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 दबाओगे ना, तो आप उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो और उस चीज को और आग भड़का रहे हो। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि बुरा मत मानिएगा, पर आज सनातन के चोगे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5 रुपए 10 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से करते हैं। पूरा गैंग है, आरटी करो, व्हाट्सएप पे फैलाओ, यहां स्प्रेड करो, वहां स्प्रेड करो, कोई जरूरत नहीं है। अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर लो ना यार। मैं केवल एक चीज चाहता हूं, आप लोग अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर लो ना।